इंडिया टुडे ने अपना कॉन्क्लेव किया और उस कॉन्क्लेव में अरुण पुरी जो उसके मालिक हैं वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। कली पुरी जो उसकी मालिक हैं इस समय, अरुण पुरी की बेटी हैं, वो गुण गा रही थी और कह रही थी कि हमारी जो मैगजीन है या जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसका काम सरकार से लड़ना नहीं है। इसी इंडिया टुडे के कुछ पुराने किस्से आपको सुना देता हूं। ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे का एक पुराना कवर लगा हुआ है। इस पुराने कवर में लिखा हुआ है, मोदी जी की फोटो लगाकर कमल के रथ में बैठे हुए हैं, राइडिंग द हेट वेव, यानी घृणा की लहर पर सवार होकर। एक और आपको कुछ पुराने और दिखा देता हूं। उस एक और जगह लिखते हैं हीरो ऑफ हैटर्ड, ये भी इंडिया टुडे का कवर है। हीरो ऑफ हैटर्ड, घृणा के हीरो, घृणा के नायक, मास्टर डिवाइडर, देश को बांटने वाले मास्टर डिवाइडर नरेंद्र मोदी। ये सब इंडिया टुडे पे लिखा हुआ है। और यही नहीं, आप अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो यही इंडिया टुडे कह रहा था नेशंस शेम, राष्ट्र की शर्म, यानी एक ऐसी हरकत है जिससे देश का सर शर्म से झुक गया है। कारसेवकों की फोटो लगा के लिखता है ये, स्टरिंग द कम्युनल कोल्ड्रन, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले। मेरठ दंगों पे आप देख सकते हैं इसका कवर। इसका कवर आप कश्मीर पे देख सकते हैं जहां वो लिखता है वैली ऑफ टीयर्स, आंसुओं की घाटी। ये था कभी इंडिया टुडे, और आज इंडिया टुडे क्या कर रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे ही कुछ और मजेदार चीजें बता रहा हूं, गौर से सुनिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर। आजकल कॉन्क्लेव का मौसम है। एक जमाना था कि चुनाव जब आता था तो मीडिया पार्टियों से हिसाब किताब लेना शुरू करती थी, पार्टियों के कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टियों के बारे में, सरकार की आलोचना। और ये सारा कुछ 2014 के पहले हमने देखा है कि चुनाव में मीडिया किस तरह से सरकार के ऊपर आक्रामक हमेशा हुआ करती थी, चुनाव के पहले भी। देखिए, अभी तो ट्रेन चलना शुरू ही हुई है और गंदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चीज़ें इधर उधर रखी हुई है, खाना ले जाया जा रहा है। ये है इंडियन टॉयलेट। फिर याद दिला दूं, अभी ट्रेन हमारी बस शुरू ही हुई है, मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा। और आप हालत देख सकते हैं, पानी टपक रहा है। मुझे लगता है जब तक हम बनारस पहुंचेंगे तब तक पानी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं। मीडिया की अपनी एक भूमिका थी जिसमें मीडिया का मुख्य काम था कि जनता की प्रतिनिधि बनकर, जनता की आवाज बनकर सामने आए और सवाल उठाए। अगर कहीं दंगे हो तो दंगा करने वाले के ऊपर सवाल उठाए। अगर देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है तो सरकारों के ऊपर सवाल उठाए। लेकिन इधर हमारा मीडिया ऐसा बना है कि बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग सब जानते हैं कि हमारे मीडिया की हालत क्या है, किस वजह से उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो क्या क्या करता है, किस तरह से सरकार के पक्ष में फील्डिंग करता है, किस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिशें करता है। बल्कि ये कहें कि सांप्रदायिक बयान और ये सारा कुछ अब मीडिया पर न्यूज खींचने के लिए, व्यूज खींचने के लिए या फिर सरकार की नजर खींचने के लिए सबसे जरूरी चीज बन गई है। तो इधर कॉन्क्लेव्स का एक मौसम चल रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है। टीवी 9 ने पहले किया, फिर इंडिया टुडे ने किया, और अब आज खबर आई है कि न्यूज 18, जो गोदी मीडिया का सबसे नंगा आप कह सकते हैं, सबसे खुला कह सकते हैं, सबसे जबरदस्त कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, जो कोई लाज शर्म नहीं रखता, उसका कॉन्क्लेव होने वाला है। और उसके कॉन्क्लेव का जो पोस्टर है, अगर वहां से आप बात शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है बेसिकली। फिर आगे बात करते हैं। मेरे हाथ में इंडियन एक्सप्रेस है, आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की फोटो होगी। सबसे टॉप पर लिखा हुआ है न्यूज 18, सॉरी, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स। अब ये ड्रीम स्पोर्ट कौन है आप जानते हैं। पूरे देश को एक नए तरह की जुए की लत लगाने वाली जो कंपनियां आई हैं नई नई, इनमें से ही एक कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, आपको पता है। तो वो कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रही है, उसके पैसे से हो रहा है। यानी देश की मीडिया को अपना कॉन्क्लेव, और कॉन्क्लेव का अगर हिंदी अर्थ हम देखने की कोशिश करें तो एक अर्थ तो इसका गुप्त सभा होता है, हालांकि गुप्त अब कुछ नहीं रह गया है। दूसरा आप कह सकते हैं बैठक, संगोष्ठी, बातचीत, इस तरह की चीज होती है, तो ये वही है। तो
मीडिया हाउस इस देश के नेशनल न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव को कराने के लिए जो स्पॉन्सर चुना गया, जो स्पॉन्सर मिला कह लीजिए, वो है ड्रीम स्पोर्ट्स। तो पहली चीज तो यहां से शुरू होती है। उसके बाद जैसा कि होता है, कॉन्क्लेव में सबसे ऊपर जो फोटो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। तो ऐसा लगता है कि ये कॉन्क्लेव जो हो रहा है वो चुनाव के टाइम में मोदी जी के चेहरे को एक बार और चमकाने के लिए हो रहा है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स जो हमारा अखबार है एक, वो भी पार्टनर है। ठीक है, सबको अपना अपना कॉन्क्लेव, अपनी अपनी मीटिंग करने का हक है। कोई भी कर सकता है मीटिंग अपना, कोई भी कॉन्क्लेव कर सकता है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं तो उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना कोई दिक्कत तलब भी नहीं है, बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए। मजेदार यह है कि इनके अलावा, प्रधानमंत्री महोदय के अलावा जो राजनीतिक लोग बुलाए गए हैं उनके नाम आप सुनते जाइए। अमित शाह साहब, नितिन गडकरी साहब, एस जयशंकर साहब, श्रीमती जुबिन ईरानी साहिबा, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको बुलाया गया है। यानी न्यूज 18 का जो कॉन्क्लेव है, नेशनल मीडिया का जो कॉन्क्लेव है, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो विपक्ष का हो। सारे के सारे सत्ता पक्ष के नेताओं, मंत्रियों को बुलाया गया है। तो उस कॉन्क्लेव में क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, यह बड़ा क्लियर है। इसके अलावा जो नाम है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप नाम देख रहे होंगे और गूगल सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये कौन से लोग हैं। अगर केवल भारतीय लोगों की बात कर लें तो सिर्फ मंत्रियों से मन नहीं भरा, तो इसमें तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी बुलाया गया है। साथ में प्रसून जोशी जी को बुलाया गया है जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, और उनके बयानात किसके पक्ष में आते हैं वो भी आप बहुत कायदे से देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो नाम है उसमें एक भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सरकार की नीतियों की जरा भी आलोचना करता हो। लेकिन जरा लौटते हैं इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव पर। इंडिया टुडे के बारे में जरा सा मैं पहले से कुछ बता दूं, उसके बाद शायद इस कॉन्क्लेव को समझना आसान होगा। 1975 में इंडिया टुडे बनता है, यानी उस साल जिस साल देश में इमरजेंसी लगी थी और सारी मीडिया शांत बैठी थी या मीडिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। उस समय 1975 में इंडिया टुडे का पहला अंक आता है। पहले अंक का कवर आप देख सकते हैं। इसके बनने का किस्सा भी बहुत रोचक है। ये किसी पत्रकार द्वारा उस तरह से नहीं बनाया गया था। विद्या विलास पुरी जी थे जो थॉमसन प्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंडिया टुडे शुरू किया और अपने बेटे अरुण पुरी को उसका मालिक बनाया और अपनी बेटी मधु त्रेहान को उसका संपादक बनाया। अब परिवारवाद की बात बहुत होती है, राजनीति में परिवारवाद की बात पत्रकार लोग भी बहुत करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई बताए कि इंडिया टुडे अपने आप में खुद परिवारवाद का एक बड़ा उदाहरण है, जहां पिता कंपनी बनाता है, बेटे को उसका मालिक बनाता है, और संपादन के लिए भी, चलिए बेटे को मालिक बनाना तो समझ में आता है, लेकिन संपादन के लिए भी अपनी बेटी को ही चुनता है, मधु त्रेहान को। और अगर 1975 का वो अंक आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत अवेलेबल है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें इमरजेंसी की तारीफ वगैरह किनारे से की हुई आपको मिल जाती है। मतलब जिसकी सरकार, उसका अखबार, ये इंडिया टुडे की पुरानी नीति रही है। और उस पुरानी नीति को समझने के लिए कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आप देख के समझ लीजिए। एक जमाना था जब इंडिया टुडे बड़ा लिबरल और बड़ा प्रोग्रेसिव, और बहुत लोग कहते थे कि बड़ा सेकुलर मैगजीन है इंडिया टुडे। क्यों कहते थे? ये जरा पोस्टर्स देख लीजिए। ये इंडिया टुडे के अंकों के पोस्टर हैं जिसमें गोधरा के दंगों के दौरान और गोधरा के दंगों के बाद मोदी जी के लिए कितने प्यारे प्यारे शब्द उपयोग किए जा रहे हैं। अमित शाह का फोटो लगा के सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अमित शाह आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, वो खुले कैसे घूम रहे हैं। मोदी जी का फोटो लगाकर हेटर कहा जा रहा है, और क्या क्या कहा जा रहा है इन पोस्टर्स को देखकर। पोस्टर्स नहीं, इंडिया टुडे के उस जमाने के कवर्स को देखकर आप समझ सकते हैं। यानी एक जमाना था कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तो हमारा इंडिया टुडे बिल्कुल फ्रंट पर आकर कह रहा था कि यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और वही इंडिया टुडे जब राम मंदिर बनता है उस जगह पर, तो उसको पूरे देश के लिए गर्व की बात बताने में भी सबसे आगे रहता है। इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव था, उस कॉन्क्लेव की रिपोर्ट ऑनलाइन जो उनके यहां छपी हुई है, उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो मजा आएगा। ढेर सारी रिपोर्ट्स है। शुरुआत होती है, जो पहली रिपोर्ट है उसमें अरुण योगीराज कहते हैं कि टोल्ड लॉर्ड राम में बेस्ट वर्क इन, और आप उनकी फोटो देख लीजिए, उनके हाथ में भगवान राम की तस्वीर है। और उसके बाद से जो पहला पॉलिटिकल आता है वो आता है
उमर फारूक का। उमर फारूक हालांकि इंडिया में है, इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उनका जो बयान यूज किया जाता है वो ये कि विपक्ष को मोदी जी के बाद हमला नहीं किया जाना चाहिए। यहां से माहौल बनता है और उसके बाद आपको लगातार मोदी जी दिखाई देने शुरू होते हैं। लगातार कई पोस्ट आपको मोदी जी की दिखाई देती है। मोदी जी का जो एक बयान था उस पर जाने कितनी पोस्ट इन्होंने अपने यहां बना ली है। मोदी जी खत्म होते हैं तो एस जयशंकर शुरू हो जाते हैं। यह भी जो पूरा का पूरा कॉन्क्लेव था विपक्ष के नेता के नाम पर एक मुझे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उमर फारूक। इनके अलावा कोई विपक्ष का नेता यहां दिख नहीं रहा है। या तो प्रधानमंत्री जी हैं या जयशंकर जी हैं जो उनके विदेश मंत्री हैं। एक लेखक यहां दिखाई दे रहे हैं त्रिपुरदमन सिंह, जिनको हिस्ट्री का विद्वान वगैरह वगैरह बताया गया है। मुझे त्रिपुरदमन सिंह याद इसलिए हैं क्योंकि नेहरू पर इन्होंने एक बहुत ही एवरेज किताब लिखी है एक और साहब के साथ मिलकर। तो वो किताब तो मैंने पलटी थी। उनसे मेरी मुलाकात हुई जब आज तक ने, जो इंडिया टुडे का ही ग्रुप है, उसने जब एक लिटरेचर फेस्टिवल किया था उसमें मुझे भी बुलाया था और त्रिपुरदमन सिंह भी थे। उस पूरे 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में आपको त्रिपुरदमन सिंह 1 या 2 बार बोलते दिखते हैं। 1 या 2 सवाल उन्होंने उठाए और जो ही जवाब मिल गया खामोश हो गए। उनको लग गया कि यहां पर बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन यहां पर आप देखेंगे 1 to 1 उनसे प्रोग्राम हो रहा है, यानी वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। ऐसे होते हैं इनके कॉन्क्लेव, जिसमें आप देखते हैं कि ये जैसे चाहते हैं वैसे सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। अब मेरे कुछ सवाल हैं। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद देश में आचार संहिता लग गई, यानी आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री या एक पार्टी के नेता, और यहां तो इंडिया टुडे के कार्यक्रम में बाकी लोगों को तो आप कह सकते हैं कि चलो मंत्री हैं, चाहे वो जयशंकर साहब हो, चाहे नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, जुबिन ईरानी हो और लोग हों, लेकिन के अन्नामलाई जो है वो किसी भी ऐसी पोस्ट पर नहीं है जिस पोस्ट पर कोई संवैधानिक पद है ऐसा कहा जा सके। के अन्नामलाई जो है वो तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी सीधे सीधे पॉलिटिकल आदमी। उनको वहां मंच दिया जाएगा, वहां वो भाषण देंगे, जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। क्या चुनाव आयोग को एक बार यह देखना नहीं चाहिए? वैसे चुनाव आयोग की बात ही करना बेकार है। आपको याद होगा चुनाव आयुक्त साहब जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी ने उनसे ईवीएम पर सवाल पूछ लिया। मतलब अभी भी ऐसे पत्रकार बचे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गुण नहीं गाते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। और ईवीएम पे सवाल पूछने के बाद उन्होंने जो कहा उसको सुन लीजिए, हालांकि पहले आपने सुना होगा। ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यानी कि ईवीएम पे सवाल आते ही शेर सुनाना शुरू करते हैं, और शेर की भाषा वैसे ही है जैसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तब होती है जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है। तो चुनाव आयुक्त साहब से यह भी सवाल पूछा गया साथ साथ में कि हेट स्पीचेज जो बाकी लोग देते हैं या बाकी सरकार से जुड़े हुए लोग, प्रधानमंत्री महोदय और बाकी लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उस पर आप कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? गोलमोल लंबा जवाब उन्होंने दिया, लेकिन कभी यह नहीं उससे साबित हुआ कि इसके पहले जितनी कंप्लेन की गई है सत्ताधारी दल के नेताओं के प्रति, क्या किसी भी कंप्लेन पर उन्होंने कोई एक्शन लिया है? जवाब है नहीं लिया है। तो चुनाव आयोग आप जानते हैं पूरी तरह से किस तरह से ईवीएम के सवाल को खारिज करता है, विपक्षी नेताओं द्वारा की गई शिकायत को नहीं सुनता। हां, राहुल गांधी को तुरंत कह देता है कि आप फला फला शब्द नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह, आपको मैं याद दिला दूं, अशोक लवासा साहब थे और अशोक लवासा साहब की पत्नी को उनको परेशान इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हेट स्पीच के आरोप अमित शाह पर और प्रधानमंत्री मोदी पर लगे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। फाइनली उनको इस्तीफा देकर एडीबी में जाकर नौकरी करनी पड़ी, और उसके बाद से कोई चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं आया जो इन लोगों की भाषा पर कोई सवाल उठा सके। तो एक तरफ तो चुनाव आयोग ने खुली छूट दे दी कि जाइए जो मन करे वो करिए, दूसरी तरफ मीडिया जिसका काम सवाल पूछना था वो इस तरह के कॉन्क्लेव करा रहा है जो बेसिकली उनको मंच दे रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना प्रचार कर सकें। यही वजह है कि विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया गया है। इंडिया टुडे जैसी मैगजीन जो एक जमाने में बड़ी बड़ी बातें करती थी, सेकुलर बातें करती थी, उसकी स्थिति आज ये है कि उसकी जो मालिक हैं कलीपुरी, अरुण पुरी जी की बेटी, वो बाकायदा मंच से कहती हैं कि हमसे ये उम्मीद मत कीजिए कि हम सरकार की मुखालिफत करेंगे,
हमारा काम ये नहीं है, हम तो फन जॉब करते हैं, पत्रकारिता फन जॉब है, यानी मौज मस्ती का काम है। सोचिए, जिस पत्रकारिता को हम मानते थे और समझते थे कि वो लड़ने भिड़ने जनता का सवाल उठाने का काम है, उसको कह दिया गया वो एक फन जॉब है। तो ऐसे में आप बताइए कि जो चुनाव हो रहे हैं वो कितने निष्पक्ष हो पाएंगे। जिनको चुनाव की खबर देनी है, जिनको चुनाव के पहले देश भर में माहौल बनाना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जिनको चुनाव कराना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरह बयान दे रहे हैं। तो 400 पार का जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो इन्हीं चीजों के आधार पर बनाया जा रहा है। और अगर इसका मुकाबला करना है, अगर आपको एक ऐसा परसेप्शन बनाना है और अगर आपको ऐसी खबरें पानी हैं जो सच्ची खबरें हो, जमीन की खबरें हो, जो दोनों तरफ की बात करती हो, जो विपक्ष की बात भी करती हो, जो देश के नागरिकों के हक और हुकूक की बात करती हो, तो अब अल्टरनेटिव मीडिया के अलावा कोई और जगह नहीं बची है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे चैनल पे ही सब कुछ आता है, लेकिन जो इस तरह के चैनल हैं जो आज भी सरकार के सामने सवाल खड़ा करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ आइए, ताकि इस देश में मीडिया का काम कम से कम वो तो ठीक से कर सकें। आप उन्हें सपोर्ट देंगे, आप हमें सपोर्ट देंगे, तभी हम आपकी बात कर पाएंगे। वरना जिनको उनसे सपोर्ट मिलता है वो तो उनकी और उनके मन की बात ही करते रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।